नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो देखिए, आज है आपका उत्तराखंड वन रोग का मॉडल पेपर पार्ट 3। और इससे पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है या जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स के साथ साथ एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो भी करवाई जाती हैं। तो वन रोग का जो एग्ज़ाम है 16 जुलाई को फिक्स हो चुका है, तो इस वजह से क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो 2 पार्ट्स आ चुके हैं आपके, और आज ये थर्ड पार्ट है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो क्लासेस थी वो आपकी रैंडम थी, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो थी, लेकिन रैंडम क्वेश्चन थे, यानी कि किसी पर्टिकुलर यूनिट से नहीं थे। कुछ कमेंट आ रहे थे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज करवाया जाए। तो चूंकि ये एक मॉडल पेपर थे, हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस बार यूनिट के तौर पर करेंगे। यानी कि जैसे पहला यूनिट है आपका फूड का, तो ये जो दिया गया है, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सेलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेट्स एंड डिजीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सारे टॉपिक है आपके यूनिट 1 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आप देखिए, अटैम्प्ट कीजिए और आंसर बताइए। अब देखिए, 9th और 10th लेवल का ही आपका रहने वाला है। तो जो पहला मॉडल पेपर था उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि वो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन थे उसमें। तो देखिए, वो जो पेपर था मैंने एक पर्टिकुलर बुक से बनाया था, जो कि वन रो का ही बुक है, उत्तराखंड वन रो का। तो इस वजह से मैंने वो आपको दिए थे। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आने के बाद मुझे भी लगा कि जो लेवल है उसका थोड़ा सा हाई है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का पूछा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपके क्वेश्चन 9th और 10th के लेवल के रहेंगे जो सिलेबस में है। वैसे यूकेट वाले जो ट्रिपल एससी है उसका कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या रहता है, लेकिन अगर सिलेबस दिया गया है तो उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो यूनिट 1 है आपका, और इससे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और धीरे धीरे आने वाले समय में यूनिट वाइज आपका रहने वाला है। तो मैं आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में आपके जो लेक्चर या वीडियोज़ हैं वो थोड़े लेंदी हो, यानी कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो अभी फ़िलहाल 15 से 20 मिनट के वीडियोज़ हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आप करिए, उसके बाद हम आने वाले समय में मैराथन क्लास भी कर लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जैसे एग्ज़ाम जितने पास आते रहेगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन या फिर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ इंक्रीज़ होते रहेंगे। वैसे काफ़ी कम दिन बचे हैं, 20 दिन के आसपास बचे हुए हैं आपके पास, 20 या 22 दिन बचे हुए हैं, कह लीजिए 22 दिन बचे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसमें आपको प्रिपेयर भी करना है और सारी चीज़ें देखना भी आपको। तो दूसरा यूनिट है आपका मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। तो इसके बाद हम ये देखेंगे, पहला है आपका फूड। तो इससे क्वेश्चन आज हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है, विच वन इज़ एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा है जो तेल उत्पादक पौधा है। ये 4 ऑप्शन आप देखिए, मसूर, सूरजमुखी, फूलगोभी या फिर हिबिस्कस। इजी क्वेश्चन है, जो लेवल 9th 10th का है उसी का अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो बी आपने गैस कर ही लिया होगा, इजी क्वेश्चन है। सनफ्लावर जो है, सूरजमुखी का तेल आपने सुना भी होगा। तो ये तेल उत्पादक पौधा होता है, सनफ्लावर सीड्स जो हैं, यानी कि बीजों से ये बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अगर आपने गैस किया था तो। मसूर की बात करें तो ये सभी जानते हैं, मसूर दाल होता है, दाल देने वाला पौधा है मसूर। इसके अलावा कॉलीफ्लावर वेजिटेबल है, सभी जानते हैं। और हिबिस्कस जो है ये फ्लावर होता है, जो कि मालवेसी फैमिली का से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कि ये पेपर बाय लैंग्वेज में आता है नहीं आता। तो कुछ कमेंट आ रहे थे, तो मैं बता दूं, आपका पेपर बाय लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। एक ही पेपर में हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, जो जनरली सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम में आपका रहता ही है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है चावल, बाजरा, ज्वार या फिर ग्राम। यहाँ पर ग्राम का मतलब जो आपका, ग्राम एक आटा ही होता है, लेकिन ये आपका चने का आटा होता है। ठीक है, जिसे इंडियन लैंग्वेज में बेसन कहते हैं। तो चने का आटा जिसे ग्राम कहते हैं इंग्लिश में, ग्राम फ्लावर। तो इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है पूछा गया है, कि ज्वार है, बाजरा है, चावल है या फिर ग्राम या फिर चने का आटा। तो देखिए, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, और ज़्यादातर लोगों ने गैस भी कर लिया होगा, लगभग सभी ने कर लिया होगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं होता है। जबकि चावल की बात करें तो चावल मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, सभी को मालूम होगा। बाजरे में भी होता है और ज्वार में भी होता है। तो ग्राम की बात करें तो ये एक द्विबीजपत्री होता है, और इसमें प्रोटीन होता है मेनली। ठीक है, मुख्य रूप से प्रोटीन होता है, कह लीजिए मैक्सिमम प्रोटीन की मात्रा इसमें होती है इनके कंपैरिजन में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो इसको देखना है आपका, पढ़ना है आपको ऑप्शन। उसके बाद इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। निम्नलिखित में से गलत कथन का पता लगाए। पहला ऑप्शन, ये चीज़ आपने पढ़ा भी होगा, जो आपका वाइट एवोल्यूशन या फिर रेवोल्यूशन है, श्वेत क्रांति जो है, वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। दूसरा है आपका नीली क्रांति। नीली क्रांति की बात करें तो ये मत्स्य उत्पादन से, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, पर्यावरणीय गुणवत्ता से समझौता किए बिना खाद्य उत्पादन में या फिर जो आपका अनाज है या भोजन या जो भी है खाद्य उत्पाद है, उसकी वृद्धि को टिकाऊ कृषि कहा जाता है। कैसा? पर्यावरणीय गुणवत्ता से समझौता किए बिना जो कृषि की जाती है उसे टिकाऊ कृषि कहा जाता है, या फिर खाद्य उत्पादन जो किया जाता है उसे टिकाऊ कृषि कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना, या जो आपका लैंड है, जो भूमि है, उसको नुकसान पहुंचाए बिना जो कृषि की जाती है वो होता है आपका टिकाऊ कृषि। तो इस वजह से चूंकि तीनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा गया है कि देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, खाद्यान्न के उत्पादन और भंडारण में वृद्धि, खाद्यान्न तक लोगों की आसान पहुंच, लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इनमें से क्या आवश्यक है? तो देखिए ऑप्शन डी आपने गैस कर लिया होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि उत्पादन और भंडारण इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाना भी इम्पॉर्टेंट है, तभी उसका फ़ायदा है। ठीक है, जो फूड प्रॉब्लम है कंट्री में या किसी भी कंट्री में, उसके लिए सिर्फ स्टोरेज ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने देखा होगा कई जगह स्टोर करके रखा हुआ अनाज धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो स्टोरेज ज़रूरी है, लेकिन उसको सर्कुलेट करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया कि लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। तो अगर पैसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, फ्री में अगर अनाज देते रहें तो इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, इसलिए पैसा होना भी लोगों के पास ज़रूरी है अनाज के लिए। तो ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा गया है कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से जो करेक्ट है वो आपको बताना है। तो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद आपको आंसर बताना है। तो पहला है, संकरण का अर्थ है आनुवांशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच पार पाना, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब है क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। ठीक है, जो आनुवांशिक जेनेटिक रूप से सिमिलर नहीं है। दूसरा है, दो किस्मों के बीच संकरण को अंतर विशिष्ट संकरण कहा जाता है, यानी कि स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तीसरा, एक पौधे में वांछित चरित्र के जीन का परिचय आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल देता है। तो इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ अ डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू अ प्लांट गिव्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्या ये सही है? यानी कि एक पौधे में वांछित चरित्र के जीन का परिचय, या फिर जिसे अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो जब जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी प्लांट में तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है, यानी कि संशोधित या परिवर्तित हो जाता है। क्या ये सही है? फोर्थ ऑप्शन है या फिर फोर्थ स्टेटमेंट है, दो प्रजातियों के पौधों के बीच संकरण को अंतर वैरायटी, इंग्लिश में बता देता हूँ, इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये कहते हैं या नहीं। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? आपने पढ़ लिया होगा स्टेटमेंट। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, अगर आपने गैस किया था तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संकरण का अर्थ होता है जिसमें दो पादपों या फिर दो अलग अलग पादपों को, जिनका जो जेनेटिक है वो सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है, उनके बीच जब क्रॉसिंग कराई जाती है, या फिर जिसे कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन जब कराया जाता है, तो नया पादप या फिर नया जंतु कह लीजिए वो उत्पन्न होता है। तो यही होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो ये सही है। तीसरा भी आपका सही है, जब इंट्रोड्यूस किया जाता है जीन्स को या फिर उसके कैरेक्टर को किसी प्लांट में, तो वो मॉडिफाई क्रॉप देता है, यानी कि मॉडिफाई फसल देता है, संशोधित फसल देता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही गैस किया था आपने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट्स बाय, यानी कि जो खरपतवार हैं फसल के पौधों को किसके द्वारा प्रभावित करते हैं। चार ऑप्शन दिए, इसको अच्छे से पढ़िए और समझ कर आंसर आपको बताना है। पहला है, पौधों को बढ़ने से पहले खेत में मारना, यानी कि पौधों को बढ़ने ही नहीं देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं या फिर किल कर देते हैं। खरपतवार की वजह से पौधे ग्रो नहीं कर पाते हैं, बेसिकली ये मतलब इसका। दूसरा है आपका, बढ़ने के लिए पौधों पर हावी होना, यानी कि खरपतवार खुद को बढ़ाने के लिए पौधों पर हावी हो जाते हैं, ये है दूसरा ऑप्शन। तीसरा है, पोषक तत्वों की कम उपलब्धता के कारण
फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो सी ऑप्शन अगर आपने गैस किया तो बिल्कुल सही है। पोषक तत्वों की कम उपलब्धता के कारण जो फसलों के विभिन्न संसाधन हैं उसके लिए compete करना, इसका मतलब है उनके संसाधनों का यूज़ इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। तो ये है पौधों को प्रभावित इस तरह से करता है, और जहाँ खरपतवार होंगे वहाँ की जो फसल होगी वो उसकी जो क्वालिटी होगी या जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कम मात्रा में होंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही गैस किया अगर आपने सी चूज़ किया तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज़ एन इटालियन स्पीसीज। मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इटालियन प्रजाति है। 4 ऑप्शन है, एपिस डॉर्साटा, एपिस फ्लोरा, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस मैलिफेरा। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो है आपका एपिस मेलिफेरा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एपिस मेलिफेरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट मैन्योर, यानी कि खाद के बारे में सही वाक्य खोजें, ये पूछा गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे जिसमें स्टेटमेंट्स के साथ आपको चूज़ करना पड़ेगा कितने सही स्टेटमेंट है कितने गलत हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो ही आप ये इस तरह के क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन है, खाद में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। क्या ये आपने पढ़ा था? 10th में था ये शायद, हाँ 10th या 9th में था, जो भी था। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आई थिंक 10th में था ये टॉपिक। इसके अलावा खाद का जो मैन्योर का जो टॉपिक है। इसके अलावा दूसरा है आपका, यह रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। यह चिकनी मिट्टी से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद करता है। 4th है, इसका अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करता है क्योंकि यह पशु उत्सर्जन अपशिष्ट से बना है। तो क्या लगता है पहला ऑप्शन सही है? मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है। खाद जो है बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और कम मात्रा में पोषक तत्व रखते हैं या इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से लेते हैं पौधे? ये मेनली खाद से नहीं बल्कि जो भूमि है या जो आपका ज़मीन है वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जबकि जो कार्बनिक पदार्थ है वो होता है इसमें बड़ी मात्रा में। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, यह रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, तो ये सही है, ठीक है। खाद जो है इसका इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि ये जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। तो ये 2 ऑप्शन अगर आपने गैस किए थे तो बिल्कुल सही है। बाकी जो 4th ऑप्शन है इसका कोई लेना देना नहीं है, पशु उत्सर्जन अपशिष्ट से बना है, तो जनरली पुराने ज़माने से भी यही इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका पर्यावरण पर भी कोई ज़्यादा खास प्रदूषण का असर नहीं पड़ता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पज़। पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कितने सही हैं कितने गलत हैं या कौन सा ऑप्शन सही होगा, देख लीजिए एक बार। तो पहला है दूध उत्पादन, कृषि कार्य, मांस उत्पादन और अंडा उत्पादन। ये 4 दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से सही हैं आपको बताना है। तो देखिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल होता है, कैटल हस्बेंड्री में गाय भैंसों को पाला जाता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा कृषि कार्य में भी होता है, ठीक है। इसके अलावा मीट प्रोडक्शन, ठीक है, बकरियों को पाला जाता है मीट प्रोडक्शन के लिए। अंडा उत्पादन जो है वो आपका पशुपालन यानी कि कैटल हस्बेंड्री से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये आपका मुर्गी पालन के अंतर्गत आता है, तो ये कैटल हस्बेंड्री में नहीं आएगा। तो इस वजह से ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन कैटल। ये पूछा गया है भारतीय मवेशी कौन सा है? बॉस इंडिकस, बॉस डोमेस्टिका, बॉस पुबुलिस या फिर बॉस वल्गारिस। तो फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल सही है। बॉस इंडिकस आप नाम से समझ गए होंगे कि इंडियन कैटल है। बॉस बुबुलिस ये भी इंडियन कैटल है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड किस में है? तो पहले में ही दिया गया, फर्स्ट एंड थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जॉटिक ब्रीड। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्लें हैं? तो ब्राउनी, जर्सी ब्राउन स्विस या फिर जर्सी स्विस। तो विदेशी नस्लें कौन सी है आपको बताना है। तो सेकंड और थर्ड देखिए, जर्सी जो है एक विदेशी नस्ल है और जर्सी स्विस भी आपका माफ़ कीजिएगा
ब्राउन स्विस, ठीक है, ये दोनों आपके विदेशी नस्लें हैं। तो राइट आंसर होगा आपका सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बी। तो बी गैस किया है तो बिल्कुल सही गैस किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया कि पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज फॉलोइंग। मुर्गी पालन निम्नलिखित को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पोल्ट्री मतलब होता है कुक्कुट पालन, शुद्ध हिंदी में कुक्कुट पालन कहते हैं, वैसे मुर्गी पालन के नाम से जानते हैं आप लोग। तो पोल्ट्री आप समझते ही होंगे, पोल्ट्री फार्मिंग जो है किसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन है अंडा उत्पादन, पंख उत्पादन, चिकन मीट या फिर मिल्क प्रोडक्शन। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए फैदर प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है मुर्गी पालन से, ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूध उत्पादन, जाहिर सी बात है, दूध का कोई लेना देना नहीं है मुर्गी पालन से। तो जो मीट है, चिकन मीट, उनका मुर्गियों से वो उसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जो एग है वो है। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं जिसके लिए मुर्गी पालन किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। पोल्ट्री फॉल आर ससेप्टिबल टू द फॉलोइंग पैथोजेंस। मुर्गी पालन में पक्षी निम्नलिखित रोगजनकों के लिए अति संवेदनशील होते हैं। तो कौन से ऐसे रोगजनक हैं जिसके लिए जो पोल्ट्री फार्मिंग होता है या पोल्ट्री फॉल है, यानी कि पक्षी हैं, वो अति संवेदनशील होते हैं, यानी कि मुर्गियाँ अति संवेदनशील होती है, कहने का मतलब यही है। तो वायरस या बैक्टीरिया, कवक या उपरोक्त सभी। तो देखिए वायरस से भी अफेक्ट होता है, ठीक है, बर्ड फ्लू वगैरह आपने सुना भी होगा, ठीक है, तो ये भी है। बैक्टीरिया भी होता है और कवक यानी कि फंगी जो है इसकी वजह से भी अफेक्ट पड़ता है मुर्गी पालन में। तीनों ही रीज़न है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और हो सकता है एग्जाम में आपको चेंज करके दे दिया जाए ऑप्शन, तो बस आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से यहाँ अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज अ सरफेस फीडर। निम्न में से कौन सी मछली एक सतही फीडर, सतही फीडर मतलब जो सतह पे जाके अपना भोजन करती है पानी की सतह पे। तो ऐसा कौन से हैं, रोहू, मृगल्स, कॉमन कॉप या फिर कैटला। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी अगर आपने गैस किया तो बिल्कुल सही है। देखिए कैटला फिश जो है, इनका जो मुंह होता है वो चौड़ा होता है और ऊपर की ओर उठा रहता है, ठीक है। इससे ये क्या करते हैं कि पानी की सतह पर बिना पूरी तरह से ऊपर आए, सिर्फ अपने माउथ के जरिए, मुंह के जरिए जो सतह पर फूड या जो भी चीज़ें हैं इनके खाने वाली, वो ये लोग यूज़ कर लेते हैं अपने भोजन के तौर पे। तो इसीलिए इसे कहते हैं सरफेस फीडर, ठीक, समझ होंगे। कैटला इसका राइट आंसर है डी, अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ, किसका वैज्ञानिक प्रबंधन है ये पूछा गया है। तो देखिए ये ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है पशु प्रजनन, जानवरों की संस्कृति, या फिर पशुधन, एनिमल लाइफ स्टॉक, पशुओं का पालन, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। कल्चर ऑफ एनिमल्स से कोई लेना देना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है एनिमल ब्रीडिंग। इसके अलावा जो पशुधन है उसके लिए, इसके अलावा पशुधन यानी कि पशुओं को सेव करने के लिए और उन्हें बचाने के लिए, तो ये है। और पशुओं का पालन तो है ही। तो ये तीनों ही हमारे सही आंसर है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजर में कौन सा उर्वरक उपलब्ध नहीं है। फर्टिलाइजर्स में जो है कौन सा उर्वरक नहीं होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा या फिर पोटेशियम। तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम भी होता है, पर जो आयरन है वो नहीं होता है उर्वरकों में। तो पौधों में आयरन या फिर जो फ्रूट्स में या फलों में आयरन जो होता है वो कहाँ से आता है। तो ये डायरेक्ट जो है भूमि से ले लेते हैं पौधे जो है, इसी वजह से जो आयरन है वो पौधों में आ पाता है। तो ये उर्वरकों से नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही है, आयरन जो है इसमें नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आज का आखिरी क्वेश्चन और इसमें पूछा गया कि प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स एडॉप्टेड फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इंक्लूड। अनाज के भंडारण के लिए अपनाए गए निवारक और नियंत्रक उपायों में शामिल है सख्त सफाई, उचित विघटन, धूमन या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब आप अनाज का भंडारण करते हैं, ठीक है, तो
सफाई होनी ज़रूरी है, नहीं तो वो ख़राब हो सकते हैं। ठीक, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, उचित विघटन और धूमन, फ्यूमिगेशन भी इम्पॉर्टेंट है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है तो नीचे मेंशन करके आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे। तो देखिए अभी फ़िलहाल हम थोड़े कम कम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। और लगभग ये जो 20 दिन बचे हुए हैं, 20-22 दिन बचे हुए हैं आपके पास, इसमें आपका लगभग कवर हो ही जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपने पहले भी इसमें पढ़ा ही होगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया एग्ज़ाम को, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्ज़ाम में। अगर थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं या फिर रिवाइज़ कर लेते हैं दोबारा से, तो इस ईज़िली आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। हालांकि थोड़ा कंपटीशन है इसमें, 316 पोस्ट के लिए 83,000 वैकेंसीज, माफ़ कीजिएगा, एप्लीकेशंस थी। तो थोड़ा कंपटीशन रहेगा, कट ऑफ वगैरह थोड़ी हाई जा सकती है। तो फिर फ़िलहाल आपको प्रिपेयर करते रहना है, 20 दिन बचे हुए हैं, तो इसको अच्छे से यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।